MPLRC चैप्टर 12 टेन्योर होल्डर के MCQ आज लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 213। MPLRC के प्रवृत्त होने के पश्चात राज्य में एक भूधारी को भूमि स्वामी कहा जाता है। ऐसा कौन सी धारा कहती है? आंसर है ए, धारा 157। नेक्स्ट क्वेश्चन 214। भूमियों के भूधारियों का एक वर्ग हो सकेगा जो माना जाएगा भूमि स्वामी। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धारा भूस्वामी को परिभाषित करती है? यानी कि भूमि स्वामी जो ज़मीन के ओनर्स हैं, लैंड ओनर, भूमि स्वामी की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? तो उसको दी गई है धारा 158 में। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सौ 16। एक व्यक्ति जो MPLRC के प्रवृत्त होने के समय विंध्य प्रदेश क्षेत्र में पट्टेदार कृषक के रूप में भूमि धारित करता है कहलाएगा? आंसर है ए, भूमि स्वामी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPLRC के द्वारा भूमि स्वामी का स्तर निम्न भूमि स्वामियों में से किसे प्रदान नहीं किया गया है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सी क्लास है जिसको भूमि स्वामी का स्टेटस कन्फर नहीं किया गया? तो इसका आंसर है भोपाल में सीरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समय MPLRC यानी कि भू राजस्व संहिता प्रभाव में आई, निम्नलिखित में से किसे भूधारी माना जाता है? लिखा हुआ है निम्न में से किसे भूमि स्वामी नहीं माना गया है। जब MPLRC फोर्स में आई तो इनमें से किसे भूमि स्वामी नहीं माना गया था? इसका आंसर है सी, भूतपूर्व राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि स्वामी द्वारा देय भू राजस्व का विवरण संहिता की किस धारा में किया गया है? इसका आंसर है 159, सेक्शन 159 ए। मैं आपको थोड़ा 159 को डिटेल में बोल देता हूँ क्या लिखा है। 159 कहता है कि लैंड रेवेन्यू पेएबल बाय भूमि स्वामी द्वारा देय भू राजस्व। 159 ये कहता है कि जितने भी भूमि स्वामी हैं उनके लिए भू राजस्व पेमेंट करना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत राजस्व में कमी की जा सकती है? तो इसका आंसर है ए, धारा 161। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमि स्वामी के आवेदन पर अथवा स्व प्रेरणा से नियमों के अनुसार भू राजस्व में कमी कर सकेगा? तो इसका आंसर है सी, कलेक्टर जो है वो राजस्व में कमी कर सकता है। इसके कुछ रीज़न है क्यों कमी करेगा, वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 इनमें से गलत उत्तर बताना है। निम्न आधारों पर कलेक्टर भू राजस्व में कमी कर सकता है। ए ऑप्शन, भूमि पूर्णतः या अंशतः खेती के लिए अयोग्य हो गई हो। नेक्स्ट ऑप्शन, जब सूखे के कारण फसल प्रभावित हुई हो। नेक्स्ट ऑप्शन सी, क्षेत्रफल खेत का निर्धारण के समय जो था वो घट गया है। और डी ऑप्शन, निजी सिंचाई सुविधा समाप्त हो गई है। तो इसका जो आंसर है वो है सूखे के कारण फसल प्रभावित हुई हो। ये जो ऑप्शन है ये बुक में सेक्शन 161 में नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 223, भूमि स्वामी का हित उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात उसकी व्यक्तिगत विधि के अनुसार जैसी भी स्थिति हो के द्वारा न्यागमत नहीं होगा।
बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर किसी भूमि स्वामी की डेथ हो जाती है तो जो उस भूमि में अधिकार हैं वो किस द्वारा जाएंगे। तो इसका आंसर है विरासत द्वारा जाते हैं, यानी कि इनहेरिटेंस, उसके जो बच्चे हैं उनको मिल जाएगा। अगर वो वसीयत करता है तो वसीयत के आधार से मिल जाएगा। उत्तरजीवी का यानी सक्सेशन द्वारा मिल जाएगा। तो जो ऑप्शन बी है अंतरण द्वारा वो गलत है, उसके द्वारा ट्रांसफ़र नहीं होता है। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, निम्नलिखित में से क्या गलत है, क्या सही नहीं है। एक भूमि स्वामी की मृत्यु के पश्चात उसके हित का नियागमन होता है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। ए विरासत द्वारा, बी उत्तरजीविका द्वारा, सी वसीयत द्वारा, डी अंतरण द्वारा। कौन सा गलत है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 225, भूमि स्वामी की मृत्यु होने पर उसका हित संक्रांत नहीं होगा। इसका आंसर है डी करार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 227, अपनी भूमि में किसी हित का भूमि स्वामी द्वारा अंतरण MPLRC की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इन लैंड कौन से सेक्शन के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आंसर है बी सेक्शन 130, सेक्शन बी धारा 165। ऑप्शन बी है धारा 165 में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। और राइट टू ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, अंदर लिखा है कि अ भूमि स्वामी में ट्रांसफ़र एनी इंटरेस्ट इन हिज लैंड। भूमि स्वामी अपना जो लैंड है वो किसी को भी ट्रांसफ़र करने के लिए राइटफुल है, कर सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गलत है। भूमि स्वामी अपनी भूमि को बंधक कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 228 देख रहे हैं, इनमें से गलत बताना है। भूमि स्वामी अपनी भूमि को बंधक कर सकता है, लेकिन बंधक के बाद उसके पास कम से कम 10 एकड़ असिंचित भूमि शेष रहना चाहिए। बी बंधक के बाद उसके पास कम से कम 5 एकड़ भूमि सिंचित रहना चाहिए। सी बंधक के बाद उसके पास सिंचित या असिंचित भूमि को मिलाकर कम से कम 10 एकड़ भूमि शेष बचना चाहिए। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका आंसर हमारी बुक में तो दिया है सी, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लगता है, इस बारे में आप मुझे आंसर दीजिए। इसका जो रियल आंसर है वो तो बुक एज़ पर MPLRC ये है कि 5 एकड़ सिंचित भूमि होना चाहिए एटलीस्ट, या फिर 10 एकड़ असिंचित भूमि होना चाहिए। अभी मिलाकर वाली बात मुझे समझ में नहीं आई, तो इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करूँगा, आंसर नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 229, किसी भूमि स्वामी द्वारा दिया गया कोई बंधक मान्य नहीं होगा जब तक उसके पास निम्नलिखित क्षेत्रफल के बिना किसी भार अथवा प्रभाव की भूमि शेष नहीं बच जाती। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मॉर्गेज वैलिड नहीं होगा जब तक कि आपके पास मिनिमम कितने एकड़ का लैंड होना चाहिए। तो इसका आंसर है 5 एकड़ सिंचित भूमि। सिंचित यानी कि जहाँ पर पानी अवेलेबल है, फसलों को पानी अवेलेबल होता है, वो सिंचित कहलाती है। फिर से सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 230, सही उत्तर बताना है आपको। एक भूमि स्वामी द्वारा MPLRC मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भू राजस्व संहिता शॉर्ट फॉर्म, एज यू ऑलरेडी नो, प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक भूमि स्वामी द्वारा MPLRC के प्रभाव होने के पश्चात भूमि का बंधक धारा 165 के अंतर्गत तब तक मान्य नहीं होगा जब तक बंधककर्ता के पास बिना किसी भार के शेष ना रह जाए। जैसा कि हमने पहले पढ़ा 5 एकड़ सिंचित भूमि। सेम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ये वाला 232 देख लेते हैं क्वेश्चन। भूमि स्वामी द्वारा किसी भूमि का बंधक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि, इसका आंसर है डी 5 एकड़ सिंची हुई भूमि होना चाहिए, या फिर अथवा 10 एकड़ असिंचित भारमुक्त ज़मीन ना बच जाए। सेम क्वेश्चन ये नहीं, सेम नहीं है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 233, भूमि स्वामी द्वारा किसी भी भूमि का भोग बंधक विधिमान्य नहीं होगा। पहले जो हमने पढ़ा वो था बंधक, और यहाँ पढ़ रहा है भोग बंधक, यानी कि यूसुफ्रक्चुअरी मोर्गेज। ऐसा मोर्गेज जिसमें सामने वाला आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है और उसका यूज़ करता है जब तक कि आप उसको मोर्गेज चुका नहीं देते, ये यूसुफ्रक्चुअरी मोर्गेज है। तो इसका आंसर क्या है, यूसुफ्रक्चुअरी मोर्गेज की लिमिट क्या है, कितने मैक्सिमम टाइम के लिए किया जा सकता है। तो इसका आंसर है सी 6 वर्ष से अधिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 234,
क्वेश्चन नंबर 234, अधिकतम अवधि जिसके लिए कोई भूमि स्वामी अपने भूमि को भोग बंधक कर सकता है वो निम्नलिखित है। जैसा कि जस्ट अभी पढ़ा, इसका आंसर है 6 वर्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPLRC के अंतर्गत भूमि स्वामी द्वारा भूमि का भोग बंधक विधिमान्य नहीं होगा यदि वह निम्न से अधिक अवधि का है। भोग बंधक यानी यूजरफ्रक्चरी मॉर्गेज, फिर से रिपीट हुआ, इसका आंसर है बी, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि अभी रिपीट हो रहा है इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन 238 इम्पोर्टेंट है और कंसेप्चुअली भी अच्छा है। लिखा है कि बंधक ग्रहीता के काल या 6 वर्ष समाप्त हो जाने पर, यानी कि जो मोर्टगेजी जो कि पोजेशन में है आपकी ज़मीन के, यूज़ कर रहा है ज़मीन को मोर्टगेज के तौर पे, यूजरफ्रक्चरी मोर्टगेज था, वो 6 साल हो गया या फिर टाइम भी निकल गया, अभी भी वो कब्ज़ा खाली नहीं कर रहा है भूमि का, तो भूमि स्वामी किसको आवेदन करेगा बेदखल करने के लिए? तो इसका आंसर है ए, तहसीलदार को आप आवेदन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 239। फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हुआ, भोग बंधक कब विधिमान्य होगा, 6 वर्ष वाली बात आ गई। ये क्वेश्चन अच्छा है, 240, क्वेश्चन नंबर 240, बंधक के अधीन प्रोद्भूत होने वाले ब्याज की कुल रकम होना चाहिए। इसका आंसर है बी, बंधक द्वारा दी गई मूल रकम के आधे से अधिक नहीं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मैंने लोन लिया अपनी ज़मीन को मोर्टगेज रख के, अब मोर्टगेज पे जो इंटरेस्ट लगता है, लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो कितना हो सकता है मैक्सिमम? तो अगर आपकी कृषि भूमि है ग्रामीण क्षेत्र में, MPLRC के प्रोविज़न उस पर अगर आ रहे हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट से हाफ से ज़्यादा आप इंटरेस्ट पे नहीं ले सकते, और ये बहुत अच्छा प्रोविज़न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हुआ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 241, भूमि स्वामी MPLRC की धारा 165(3) के अंतर्गत के अनुसरण में अपनी भूमि का बंधक करता है तो ब्याज की रकम मूल रकम से, जस्ट अभी पढ़ा, इसका आंसर है सी, आधी से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 242, एक अनुसूचित जनजाति के भूमि स्वामी की भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित जनजाति का ना हो अंतरित करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी की आवश्यकता है। तो इसका आंसर है सी, कलेक्टर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शेड्यूल ट्राइब, जनजाति यानी ट्राइब, एक शेड्यूल ट्राइब का मेंबर है और वो अपनी ज़मीन को किसी जनरल या OBC या SC शेड्यूल कास्ट वाले को बेच देता है, तो ऐसा जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कलेक्टर की परमिशन के बिना पॉसिबल नहीं है। ये क्यों बनाया गया ऐसा प्रावधान? ये इसलिए बनाया गया ताकि जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनका जो एक लार्जर इंटरेस्ट है उसका प्रोटेक्शन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 243, भूमि स्वामी बिना अनुमति भूमि हस्तांतरित नहीं कर सकेगा यदि वह, क्वेश्चन नंबर 243 था, भूमि स्वामी बिना अनुमति भूमि हस्तांतरित नहीं कर सकेगा यदि वह, तो इसका आंसर है सी, आदिम जनजाति का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भूमि का अंतरण धारा 165(4) के उपबंधों के उल्लंघन में किया जाता है तब विहित उच्चतम सीमा के ऊपर की भूमि, तो इसका आंसर है ए, राज्य सरकार को संप्रहित यानी कि फोरफीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 245, MPLRC के किस धारा के तहत भूमि स्वामी द्वारा कृषि